सर्वप्रथम आज आप सबों को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग इसी संबंध में कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे और फिर सीखेंगे कि हमें इतिहास से भी कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए और इतिहास से सीखकर वर्तमान में हम लोगों को भविष्य की कार्यशैली पर ध्यान केंद्रित कर सफलता के मार्ग पर चलना है। तो इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे आज। तो जैसा जानते हैं कि हम लोगों को आज़ादी हमारे महापुरुषों द्वारा की गई अथक प्रयास से प्राप्त हुई थी और यह अथक प्रयास जो उनके द्वारा किया गया था, इस कार्य हेतु हम सभी देशवासी हमेशा ऋणी रहेंगे, हमेशा उनका सम्मान करेंगे तहे दिल से। सर्वप्रथम हम बात कर लें अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकार के बारे में और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये जानना और समझना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है कि यदि इन चीज़ों को हम जान लें और समझ लें तो जैसी परिस्थितियाँ पहले आई थी हमारे देश के साथ, जिस कारण से हमारा देश गुलाम हुआ और कई सदियों तक हम लोग गुलामी की दंश झेले, हमारे पूर्वजों ने गुलामी की दंश झेली और अपनी शहादत देकर उस गुलामी से आज़ादी पाई, वैसी परिस्थितियां पुनः न आ जाए। इसलिए मैंने आज सोचा कि हम लोग इस दो टॉपिक पर अच्छे से बात करें, चीज़ों को समझें। यह हमारा भी कर्तव्य बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि इन दो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखना है, समझना है और अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को बना के रखना है, अपने राष्ट्र प्रेम को हमेशा जगाए रखना है। क्योंकि किसी भी देश की गुलामी का सर्वप्रथम यदि कोई कारण होता है तो वो आपसी मतभेद, आपसी बर्ताव में कमियां। हम यदि इतिहास को देखें तो इन्हीं कमियों के कारण हम गुलाम हुए। चलिए सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चर्चाएं करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग गुलाम क्यों हुए थे और हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, हमारे किन किन कारणों से, किन किन कमियों से हमें गुलामियों का दंश झेलना पड़ा, किस प्रकार से अपनों ने ही अपनों को लूटा और लूट के विचार से देश में एंट्री हुई, साम्राज्यवाद में वो बदल गया और इसी तरह चीज़ें बदलती गई और हम देश की उस गर्त में जा पहुंचे जहां से निकल पाना शायद और किसी देश और प्रदेश के लिए इतना आसान नहीं था। चलिए हम लोग आते हैं। हम लोगों को जैसे मालूम है ये मौलिक अधिकार के बारे में, हम लोग तो जानते हैं कि 1950 में बाबा साहब ने एक संविधान दिया और उस संविधान में मौलिक अधिकार को एक पहला स्थान दिया गया था, जिनमें प्रत्येक नागरिकों का अपना अधिकार दिया गया, जिससे वे अपने इस लोकतांत्रिक पद्धति में अपने आप को कुछ एक जुड़ाव देश के साथ समझे और अपने अधिकारों के साथ अपने देश में स्वतंत्रता के साथ रहे। जबकि ऐसी चीजें चीन जैसे देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब स्थितियां समय गुजरी, इंदिरा गांधी की सरकार आई, तब 1977-76 के आसपास भी इस प्रकार की चीजें महसूस की गई कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। ये देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्र ध्वज का एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, चीज़ों को अपने से जोड़ने का कार्य करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खुद को बढ़ाने का काम करें, सामाजिक दृष्टिकोण से अपने समाज में सभी जाति, धर्म, तबके को समानता की नज़रों से देखें, भेदभाव की दृष्टियां हम सबों के बीच कहीं ना हो, जिसके कारण हमें पुरानी दंशों से पुनः जुड़ना पड़े। सर्वप्रथम ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा था कि ये फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा जाए हमारे संविधान में। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने उनके कुछ रूल्स को माना, कुछ को ना माना और पूरे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संशोधन बिल में हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद 2002 में फिर एक
फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, जो एक बच्चों के पढ़ाई से संबंधित था। 6 वर्षों से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाई अनिवार्य तौर पर दिया जाए, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया, हमारे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। इस प्रकार से हमारे मौलिक कर्तव्यों का प्रचार प्रसार भी किया गया। वर्मा समिति आई थी, उन्होंने हमारे बुकों में, जैसे आप देखते भी होंगे कि जितनी भी सरकारी किताबें आपको मिलेगी सबके पीछे फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई रहती है, अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में परिचय कराया जाता है और इस संबंध में हम लोग चीजों को समझते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के लिए यदि कोई अधिकार है तो उसका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए और उस कर्तव्यों का निर्वहन करके ही अपने राष्ट्र, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और चीजों को हम लोग अपनी एकता, अखंडता को हमेशा बनाए रख सकते हैं। अब हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं कि जैसे हमारे जापान, हमारे देश की संबंध जापान और सोवियत संघ रूस से बहुत ही अच्छे हैं। इसके मुख्य कारण ये भी हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज विश्व में मात्र 3 देशों के पास है। एक खुद हमारे भारत के पास, जिन्होंने ये सोवियत संघ रूस से लिया था, और दूसरा जापान के पास। जापान और भारत के पास ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनके अपने मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि भारत ने रूस से अपने मौलिक कर्तव्यों को लिया और उसे लागू किया। अब बात की जाए तो जापान ने जब अंडमान निकोबार पर अपना आधिपत्य जमाया तो ये अंडमान निकोबार हमारे ही देश का एक अंग था, जिसे जापान ने सुभाष चंद्र बोस को उपहार स्वरूप प्रदान किया और फिर वो भारत का हो गया। ये अंडमान निकोबार के बारे में आपको हम एक बात बता देना चाहेंगे, यह वही क्षेत्र है जो हमारे हिमालय का भाग हमारे समुद्र में जाके मिलता है और फिर एक जगह वो दिखने लगता है, वही अंडमान निकोबार है। जहाँ पिछले दिनों हम लोग सुनने भी रहे थे कि BSNL का एक ऑप्टिकल फाइबर जा रहा है जो 4G और 5G नेटवर्क वहां स्थापित होगी। तो ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद हम लोग कुछ बात कर लें, ये हमारे देश के आजादी के बाद की बात करें, इसके बाद फिर हम पीछे भी जाएंगे। हमारे देश के आजाद होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका नाम आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सुने होंगे, ये अंग्रेजों की मानसिकता थी कि जहां जहां उन्होंने अपना कब्जा जमाया, देशों को गुलाम बनाया, उस देशों को छोड़ने के बाद उसे पूर्ण रूप से तोड़ने का भी काम किया। आप जब अफ्रीका के मानचित्र को देखेंगे तो वहां के राष्ट्र में आप देखेंगे कि वहां की जितनी भी राष्ट्र है सारे को एक लाइनिंग से अलग अलग कर दिया गया है। मतलब जितनी ज्यादा टुकड़े उस देश का किया जाएगा वह देश उतना ज्यादा कमजोर रहेगा। अमेरिका पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमाया, चीन पर जमाया, अफ्रीका पर जमाया, तो इस प्रकार से उन्हें कई देशों पर अपना अधिकार जमाया। उसी तरह भारत पे उन्होंने अपना अधिकार जमाया। जब उन्हें लगा कि 1947 में उन्हें अपना अब यहाँ आधिपत्य छोड़ना पड़ेगा, तब उन्होंने वही रूल को फॉलो करने की कोशिश की। लॉर्ड माउंटबेटन इस संबंध में बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ खुद को मानते हुए देश का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। एक मोहम्मद जिन्ना ने और एक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को मिला। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। जब मोहम्मद जिन्ना लंदन में अपने बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त अंग्रेजों ने उन पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था कि यदि इस देश को, हमारे भारत को छोड़ने की जरूरत पड़ी तो देश को टुकड़े में बांटने का ये एक बहुत अच्छा मोहरा होगा, और उसका प्रयोग अंततः उन्होंने किया। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे नेताओं द्वारा हो गया था, जिसे हम लोगों को अपने जीवन में भी उस बातों को उतारना चाहिए था। लगे हाथ इस बातों पे बात कर लें कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मोहम्मद जिन्ना को प्रधानमंत्री बनता नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि अपने मंत्रिमंडल में तो छोड़ा जाए, उन्हें हम अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के तौर पर भी नहीं लेना चाहेंगे।
तो ये बातें जिन्ना को लग गई और उन्होंने अपने मुस्लिम लीग जो जिनकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा ही कराई गई थी, उसमें वो उनके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी कमियां और खामियां को उजागर कराया। तो उसके कारण हमारे देश को जिन्ना जिद पकड़ लिए और वो जिद पकड़ने के कारण देश का दो बंटवारा हो गया। तो इन चीजों से प्रथम बात, इन चीजों से ये सीखने को मिलता है कि अपनी प्रतिद्वंद्वियों को कुछ ऐसा न कर दिया जाए जिसके कारण वह हमारे लिए हमारे नेगेटिव में अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। जबकि सबों को मालूम था कि जिन्ना साहब जो हमारे देश को बर्बाद करने का काम कहा जाए किए थे, साहब तो कहा पाना शायद ये ठीक शब्द उनके लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया उन्होंने बहुत ही गलत किया। और उनके बारे में उनके डॉक्टर कहा करते थे कि इनकी आयु अब लंबी नहीं है। यदि उस समय सूझबूझ का ख्याल रखा जाता तो हमारे देश का आज ये स्थिति, ये परिस्थिति। हम लोग जानते हैं कि आजादी से पहले जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारी देश रियासतों में बटी हुई थी। हमारी भारत रियासतों में बटी हुई थी। पूरी रियासत 565 रियासतों से बना हुआ था। इस 565 रियासतों को लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये देश 565 भागों में बंट जाए, जिससे ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन ये हमारे राष्ट्र के हमारे नेताओं को ये मंजूर नहीं था। तब उन्होंने एक बिल पास किया और ये बात सारे रियासतों के लिए रखी कि या तो आप भारत के साथ चले जाएं, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं, या फिर आप स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी रह सकते हैं। हुआ भी कुछ इस प्रकार से कि पूरे 549 रियासतें भारत के साथ आना पसंद की और 14 रियासतें पाकिस्तान के साथ चली गई। 3 रियासतें स्वतंत्र रहना चाहिए। 3 रियासतों में से एक हैदराबाद, जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर थी। हैदराबाद में निजाम का शासन था, जूनागढ़ में हमारे महावद खान का शासन था और हरि सिंह का शासन जम्मू कश्मीर में था। और जैसे ही हमारे देश आजाद होने से कुछ महीनों पहले एक रियासत को मिलाने के लिए एक कमेटी की गठन की गई। उस कमेटी की अध्यक्षता हमारे सरदार भाई पटेल ने किया था। उन्होंने अपनी सारी रियासतों को 549 रियासतों को अपने साथ मिला लिया और इसके साथ हमारे देश को आज़ादी घोषित कर दी गई। 47 में आज़ाद होने के बाद हमारे जूनागढ़ और हैदराबाद को भी सैन्य बलों एवं जनमत के आधार पर वहां की जनता ने 97% जनता ने भारत में मिलने का अपना पक्ष रखा, जबकि वहां के जो साम्राज्य के राजा माने जाते थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। कारण था वो मुस्लिम थे और वे उनका मानना था कि हम पाकिस्तानी रियासतों में मिलेंगे, लेकिन सैन्य बलों के बल पर उन्हें अपने देश भारत में जोड़ लिया गया। जम्मू कश्मीर में भी जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उन्होंने भारत में आकर अपनी जान बचाई, अपनी रक्षा की। वो भी भारत में मिल ही चुके थे, लेकिन कुछ रूल्स, कुछ कानूनी तौर पर उन्हें हमारे देश से अलग किया जा रहा था, हमारे देश से अलग समझा जा रहा था। लेकिन पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को भी हम अपने पूर्ण रूपेण राज्य के रूप में अपने भारत में मिलता हुआ अपनी नजरों से देखे। इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि अपने अखंड भारत को किस प्रकार से हम अपने में आसक्त किए, अपने में एक एकता रूपी रूप से देखें। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने ये देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना हमारा एक ये मौलिक कर्तव्य है और हम हर संभव चाहेंगे कि अपने इस मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करें। अब हम अपने कुछ इतिहास के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। ये बात में कोई संशय नहीं है कि हमारा देश जो भारत था ये अफगानिस्तान तक हमारा देश फैला हुआ था, लेकिन जो हमारे लुटेरे के तौर पर बाहरी आक्रामताओं ने आक्रमण किया, उनसे जो हमारे देश को क्षति हुई है, उन्होंने हमें जिस प्रकार से लूटा, जिस प्रकार से हमें भी कहा जाए भिखारी के तौर पर
हमें करने को मजबूर कर दिया, उन सब के लिए हमें पूरे राष्ट्र को खेद है। यहाँ तक कि हमारे इतिहासों में भी कुछ ऐसी ही चीजें दर्ज की गई जो हमारे उस बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे लोगों का कार्य ज्यादा वर्णित किया गया है। लेकिन ये बातें सही है कि जिनमें जितनी बुराइयां होती है उतनी अच्छाइयां भी होती है, और हम लोगों ने यदि चाहिए कि यदि हम इसे किसी एक जाति धर्म से ना देखकर उनकी अच्छाइयों को यदि हम लेना चाहें तो हम लें और सीखें। बात की जाए शुरुआत में बाबर से। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि जब वो सिर्फ 11 वर्ष के थे तभी उन्हें अपने राष्ट्र का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन उनके चाचाओं के द्वारा उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें भगा दिया गया और वो फिर भागते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में अपने सैनिक को बनाया और काबुल पहुंचने के बाद वहां से वो भारत पर आए। भारत में कैसे उनकी ये स्थितियां वो उन्होंने अपना वर्चस्व जमाया, उस संबंध में भी कुछ बातें कर लेना हमें ये जानकारी देती है, हमें ये सीख देती है कि हमें भी अपने जीवन में कैसे और किस प्रकार जीना चाहिए। जैसे उन्होंने जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत थी और दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी थे। दिल्ली सल्तनत के बाद इब्राहिम लोदी के साथ चित्तौड़ के राणा सांगा, चित्तौड़ में जिनका साम्राज्य था वो राणा सांगा थे। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में कुछ खास पटती नहीं थी। इब्राहिम लोदी के एक अंकल थे, यानी कि जिन्हें चाचा कहते हैं, और उनके एक बेटा थे। तो वो जाकर के बाबर को कह दिए कि आप आकर के आक्रमण कीजिए दिल्ली सल्तनत पर, और उन्हें ऐसा लगता था कि जब वो आक्रमण करेंगे दिल्ली सल्तनत पर तो वो लूट कर चले जाएंगे। कहा और माना जाता है जानकारों का कि रांगा सांगा भी यह चाहता था कि बाबर आए और वो बाबर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करे और उसे कमजोर करे। रांगा सांगा के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे 50 युद्धों को जीता। शारीरिक तौर पर इतना बलिष्ठ और घनिष्ठ था कि उसका एक हाथ और एक पैर युद्ध में भी ही खत्म हो गया था। 80 घाव जख्म लिए वो अपने राष्ट्र को, अपने आप को विस्तारवादी नीति के तहत बढ़ाना चाहता था, जो चित्तौड़ के राजपूताना साम्राज्य के राजा माने जाते थे। और वहां पर ये आपसी भेदभाव से बाबर ने अपना आधिपत्य जमाया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं हुआ। बाबर ने बहुत सारे युद्धों को जीता, जैसे पानीपत की लड़ाई जीती उन्होंने। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों को जीता। बाबर ने ही सिखाया कि किस प्रकार से शिलालेख को लिखा जाए जिनका आज प्रयोग किया जाता है। बाबर ने बगीचा, आम के बारे में बताया। उन्होंने तोप और गोले से युद्ध करने के तरीकों को सिखाया। इस तरह की चीजों को उन्होंने विस्तार दिया। आज जिस प्रकार से हम लोग जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर किसी से लड़ने को तत्पर हो जाते हैं, ये भी बाबर की ही मेहरबानी है और करदानी है कहा जाए। उन्होंने जब देखा कि उनके सैनिक हमारे राणा सांगा से नहीं लड़ना चाह रहे थे, उनकी महानता, उनकी शक्ति से नहीं लड़ना चाह रहे थे, तब उन्होंने तुरंत ही अपने राष्ट्र में शराबबंदी की घोषणा कर दी और जिहादी का जहर अपने पूरे राष्ट्र में घुन दिया। वहां की सैनिक लड़ने के लिए तत्पर हो गई अपने जिहाद के नाम पर और जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर। वो रांगा सांगा से लड़े। रांगा सांगा को फिर अंततः उनकी बहनोई के कारण ही उन्हें मार दिया गया। इस प्रकार से फिर हुमायूं आया। जब शराब बंद हो गई थी तो बाबर भी शराब की जगह पे चरस का प्रयोग करता था। हुमायूं उसका बेटा वो भी चरस का प्रयोग करता था। 48 वर्ष की उम्र में बाबर चल बसे। हुमायूं की भी स्थिति लगभग चरस के कारण उसी तरह हो गई थी। हुमायूं भी वो खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। बहुत सारे, अलग बात है उन्होंने पढ़ाई कम की हो, लेकिन उस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया जिसे पढ़ के समझा जा सकता है। और इसके बाद हुमायूं का एक बेटा हुआ अकबर। इस बेटा को एक्सीडेंटल मैरिज से भी कहा जा सकता है, क्योंकि हुमायूं को भी जब
दिल्ली से युद्ध हार कर जाना पड़ा, तो उन्होंने जो एक मैरिज किया था वो एक्सीडेंटल मैरिज था और उसी की संतान अकबर था। और जो अकबर फिर पुनः अपने पिता के जगह पर जाकर उत्तराधिकारी बना। हुमायूं के बारे में तो यह भी कहा, अकबर के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि 14 वर्ष के उम्र में ही हुमायूं के मर जाने के बाद पंजाब प्रांत में अकबर को राजगद्दी मिल गई थी और उन्होंने भी बहुत सारे युद्धों को जीता, जिनका वर्णन इतिहास में तो पूरी अच्छी तरह से दी हुई है। और फिर अकबर का जो शासन हुआ वो अकबर के शासन को भी आज के राजनीतिक पंडित लोग बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे अकबर ने ही अपने मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को मंत्री बनाया। वहां उन्हें मालूम था कि अब यहाँ पे मुगलों की इतना दिनों की गुलामी की दंश झेल रही भारतीय सभ्यता अब उब चुकी है। उन्होंने धीरे धीरे राजपूतानाओं को भी अपने शासन में मिलाने का काम किया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियों का उद्घोषण किया जिन्हें उन्हें राष्ट्र चलाने में आसानी हो। इस प्रकार से हम लोग चीजों को समझते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भी भारत में इसी नीतियों का प्रयोग किया। हमारे मुगलों की स्थापना जो हुई थी वह सिर्फ लुटेरों के तौर पर आए और अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जबकि हमारे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल की तरफ से एंट्री लिए, उन्होंने अपने मार्केटिंग के रूप में, जिस प्रकार से चीन अपनी उस नीतियों को अपना रहा है, मार्केटिंग के रूप में हमारे देश में अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम दिया। कहा भी यह भी जाता है कि छल यदि सीखना हो तो वो अंग्रेजों से सीखा जाए। किस प्रकार से 22 करोड़ भारतीय के बीच मात्र 50,000 के अंग्रेजी सैनिकों ने फूट डालो और राज करो जैसा शासन को अंजाम दिया। इसलिए हम कहेंगे कि अपने इतिहास के कुछ झलकियां दिखाने की हमने कोशिश की। हम कोई इतिहासकार हैं भी नहीं, फिर भी जहां तक जो जानकारियां हमारे तक दिमाग में थी, जो सीमित थी, हमने हर संभव कोशिश किया कि उसे हम आप तक पहुंचाएं। और हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी इस प्रकार की चीजों को पढ़ें। ऐसी बात नहीं है कि मैथमेटिक्स पढ़ लिया जाए और इतिहास को ना पढ़ें तो आप सक्सेस पूर्ण रूप से होंगे। मैथमेटिक्स या किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पार्टिकुलर किसी फैकल्टी से आप पास होकर के एक अपने जीवन को चला सकते हैं, लेकिन एक आपके सिर्फ जीवन से इस राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। इस राष्ट्र ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का यदि आप पालन करते हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी होता है कि उस कर्तव्यों को कैसे हम समझें, अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ करें। जैसे ही आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे, ये राष्ट्र का मतलब होगा कि आपके आने वाले भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाले पीढ़ियां आगे कुछ विस्तार रूपी चीजों को देखेगी। और आज हमारा देश जिस प्रकार से इस स्थिति पर है, मात्र 74 सालों की आजादी के बाद, काश ये और पहले आजाद हुआ रहता तो जरूर हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुके रहते। बहरहाल चीजें जो भी हो, हर संभव हमने कोशिश की कि चीजों को हम समझाने की कोशिश करें, और हमने किया। हमने सिर्फ आपके अंदर एक बीजारोपण की काम करने की जुगत रखी। चीजों को याद रखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, चीजों को समझ लेना और चीजों को पढ़ना, जानकारी प्राप्त करना, वो एक अलग चीज होता है। तो अधिक से अधिक आप चीजों को पढ़ें, अपने इतिहास के बारे में भी पढ़ें, अपने जो सिलेबस है उसको भी पढ़ें, अपने इतिहास, अपने वर्तमान को पढ़ें। अपने इतिहास और वर्तमान को पढ़ने के बाद अपने भविष्य को हम सुनिश्चित कर सकते हैं, एक अच्छी भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। अब एक बार पुनः हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अपने जितने भी योद्धा हुए, हमारे जितने भी क्रांतिकारी वीर हुए, सबों के प्रति हमारा और आप सबों के साथ हमारे राष्ट्र की तरफ से सम्मान है। हमारे राष्ट्र को भी हम सबों की तरफ से सम्मान है। हमें जो आज़ादी मिली है ये मुफ्त की आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी में सैकड़ों बलिदान गए हैं, करोड़ों लोगों ने अपना जान निछावर किया है। हर एक गांव, हर एक कस्बे के में आप देखें तो एक
स्मृति के रूप में किन्हीं न किन्हीं का नाम दिया जाता है और वो कहा जाता है कि उन्होंने हमारे आज़ादी के लिए अपने जान को निछावर किया था। तो उनका सम्मान करना, अपने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखना हमारी ये जिम्मेवारी है और ये हम समझते हैं कि ये आप अच्छे से निभा सकेंगे, आप कर सकेंगे। हमने ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ एक काम करने की कोशिश की, मैंने एक बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश की कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति और अपने खुद के प्रति यदि कुछ करना है तो हमें अपना इतिहास जानना पड़ेगा, हमें अपने वर्तमान को अच्छा करना पड़ेगा, इतिहास से सीखना पड़ेगा और अपने भविष्य में अच्छे बेहतर मार्ग पे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार आप सबों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात सही है कि इस बार पेंडेमिक ने हम लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन गिरना, उठना, चलना यही हमारी फितरत में हो और हम अपने इतिहासकारों से यही सब चीज़ों को सीखते हुए बढ़े हैं और पले बढ़े हैं। तो इसी तरह से फिर से एक बार हम लोग फिर मिलेंगे अपने पढ़ाई से संबंधित। ऐसे तो हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट जैसे आप लोग भी जान रहे हैं कि मैथमेटिक्स है, भलो विद्यार्थी हम मैथमेटिक्स के हों, लेकिन हमारी भी इच्छाएं होती है कि हम अपने इतिहास को समझें और अपने इतिहास को सीखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।